तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप सभी अच्छे होंगे। आज जो है हम बीएनएस का चैप्टर नंबर 34 जो है उसको कवर करेंगे। लास्ट लेक्चर में जो हमने सेक्शन नंबर 452 तक जो है कंप्लीट कर दिया था। ठीक है, आज चैप्टर नंबर 34। ठीक है, जो कि 453 से स्टार्ट होकर के कहां तक है, 476 75। फोर 477 तक। ठीक है, आज इसको कवर कर लेंगे। अरे यार, ये माइक दिक्कत कर रहा है, इसको हाथ में ले ले क्या? हाथ में लेकर भी ठीक रहेगा ना? नहीं, लगा ही लेते हैं यार, कैसे ना कैसे एडजस्ट तो करना ही है। टी शर्ट में लग नहीं पाता यार ना, और मुझे याद नहीं रहता। तो बिना टाइम वेस्ट किए जो है हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन नंबर 453। इसका क्लोज ए है जो वो बात करता है डेथ पेनल्टी की। ठीक है, जो डेथ पनिशमेंट की बात करता है, डेथ सेंटेंस की। सेक्शन नंबर 453 देखिए क्या कहता है। ये कहता है एग्जीक्यूशन ऑफ ऑर्डर पास्ड अंडर सेक्शन 409 where in case submitted to the high court for the confirmation of sentence of death, the court of session receive the order of confirmation or other order of the high court thereon, it shall cause such order to be carried into effect by issuing a warrant of taking such other steps in be necessary। ये कहता है कि जो सेक्शन 409 के अधीन जो हाई कोर्ट ने जो ऑर्डर दिया है ना, हाई कोर्ट जो ऑर्डर देता है जो डेथ पेनल्टी को कंफर्म करता है सेक्शन 409 में, क्या कहता है हाई कोर्ट, या तो जो सेक्शन नंबर 22 में जो कोर्ट ऑफ सेशन के द्वारा जो डेथ पेनल्टी दी जाती है, ठीक है, सेक्शन नंबर 22 में कोर्ट ऑफ सेशन जो डेथ पेनल्टी देता है उसकी कंफर्मेशन के लिए वो कहां पे आता है, हाई कोर्ट में आता है 409 में। और हाई कोर्ट उसको या तो क्या करता है, कंफर्म कर देता है, ठीक है, या फिर उसको जो है नुल एंड वॉइड कर देता है, या फिर उसको एनुल कर देता है, मतलब कि उसको समाप्त कर देता है। यदि अब यहां से जो है हाई कोर्ट ने कोई भी ऑर्डर पास किया सेक्शन नंबर 409 का, 409 का ऑर्डर पास करने के बाद या तो उस ऑर्डर को जो है कंफर्म किया जो डेथ पेनल्टी कोर्ट ऑफ सेशन ने दी थी, या फिर जो है उस ऑर्डर को कैंसिल कर दिया, नल एंड वॉइड कर दिया, तो जो भी ऑर्डर होगा वो सेक्शन नंबर 453 में जो है किसको जाएगा, हाई कोर्ट को, जो सॉरी कोर्ट ऑफ सेशन को जो है वो ऑर्डर भेज दिया जाएगा। ठीक है, और कोर्ट ऑफ सेशन जो है उस ऑर्डर को एग्जीक्यूट कर देगी। कोर्ट ऑफ सेशन एग्जीक्यूट हाई कोर्ट ऑर्डर। ठीक है, कोर्ट ऑफ सेशन जो होगी वो एग्जीक्यूट करेगी हाई कोर्ट के ऑर्डर को। यार दिक्कत कर रहा है ये, क्या करें इसका। अब इसका ये भी कंफर्म नहीं है कि आवाज आ रही होगी प्रॉपर या नहीं। ये लो निकल भी गया भाई, बिल्कुल ही लो क्वालिटी का ही है क्या, बिल्कुल ही। सॉरी दोस्तों, अब इसमें पता नहीं कहाँ हाथ में रखें, इसको कैसे पढ़ाएं, समझ नहीं आ रहा मुझे तो। लगा लेते हैं, चलो एडजस्ट कर लेते हैं आज तो, अगली बार से ध्यान रखेंगे। तो 409 सेक्शन नंबर 453 का कंफर्म हो गया आपको कि जो 409 में जो हाई कोर्ट जो ऑर्डर देता है, या तो किसी को डेथ पेनल्टी को जो है कंफर्म करता है, या फिर जो है उसको कैंसिल करता है डेथ पेनल्टी को, तो उसका एग्जीक्यूशन के लिए वो कहां पर भेजा जाता है, वो एग्जीक्यूशन के लिए भेजा जाता है कोर्ट ऑफ सेशन के पास। वैसे मान लीजिए कि यदि जो है कोर्ट ऑफ सेशन ने किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दे दी और हाई कोर्ट ने जो है उस डेथ पेनल्टी को क्या कर दिया, कैंसिल कर दिया, तो वो तुरंत ही जो होगी कैंसिल हो जाएगी, और उसको जो है कोर्ट ऑफ सेशन एग्जीक्यूट करते हैं उसको रिलीज कर देगा। ठीक है, रिलीज कर देगा। अब आते हैं सेक्शन नंबर 454। ये जो है शॉर्ट है, बस इनको आप वैसे भी याद रखोगे तो इनमें ज्यादा कुछ है नहीं, डिटेल्स आप लोगों को एक बार में याद हो जाएंगी। सेक्शन नंबर 455 है, उसको मैं बता दूंगा आपको। सेक्शन नंबर 454 क्या कहता है, हाई कोर्ट द्वारा दिए गए मृत्यु दंडादेश का निष्पादन। यदि जो है हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को क्या देता है, हाई कोर्ट किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी देता है, डेथ सेंटेंस देता है, तब उसका एग्जीक्यूशन कैसे होगा। ठीक है, तो उसके एग्जीक्यूशन का भी सेम वही प्रोसेस है जो कि 453 में था।
453 में ये था कि जो हाई कोर्ट जो 409 में जो ऑर्डर देता है, और 54 में ये कहता है कि जो डेथ सेंटेंस देता है। 409 में कोई भी ऑर्डर हो सकता है, या तो उसकी कंफर्मेशन का भी ऑर्डर हो सकता है, दूसरा उसको कैंसिलेशन का भी ऑर्डर हो सकता है। स्पेसिफिकली बात करता है 454 में कि यदि उसको हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी है तब उसके एग्जीक्यूशन की बात करता है। ठीक है, तो क्या करेगा, एग्जीक्यूशन के लिए किसको भेज देगा, कोर्ट ऑफ सेशन के पास, और कोर्ट ऑफ सेशन जो होगा इसको एग्जीक्यूट करवाएगा, इस ऑर्डर को। कोर्ट ऑफ सेशन जो है इस ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाएगा, और यदि जो जिसके खिलाफ जो अक्यूज्ड है उसको बेल पर छोड़ा गया है तो कोर्ट ऑफ सेशन क्या कर देगा, एक वारंट इश्यू करके जो है उसको जेल में बंद कर देगा और उसको एग्जीक्यूट करवाएगा। और यदि वो ऑलरेडी जेल में ही है तो फिर जो है उसको एग्जीक्यूशन के लिए जो भी कार्रवाई होती है डेथ पेनल्टी के लिए उसको स्टार्ट कर देगा। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 455। सेक्शन नंबर 455 क्या कहता है, देखिए। अरे यार, इरिटेशन सी हो रही है, पता है, यहाँ पे लग रहा है पूरे गले में, अब उसकी वजह से अजीब सा लग रहा है। अब ये भी नहीं पता कि आप लोगों को आवाज कैसी आ रही होगी, क्योंकि जब यहाँ रहता है माइक तो ज्यादा अच्छी आवाज आती है। अब ये बिल्कुल यही है गले में ही, अगली बार से ध्यान रखूंगा, सॉरी दोस्तों। ठीक है, एक तो वीडियो ही काफी दिनों में मैंने जो है आज बनाई, कुछ काम लग रहा था, वीडियोस प्रॉपर पर डे अपलोड हो नहीं पा रही है, नहीं तो अब तक तो जो है बीएनएसएस हमारी कंप्लीट हो गई होती। अब आते हैं हम सेक्शन नंबर 455 पे, पोस्टपोन्ड ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ इन केस ऑफ अपील टू द सुप्रीम कोर्ट। ये कहता है कि जो डेथ पेनल्टी दी है ना, सेंटेंस दी है, वो पोस्टपोन हो जाएगी किस केस में, यदि जो है सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील फाइल की गई है तो। ठीक है, देखो 455, पोस्टपोन ऑफ एग्जीक्यूशन ऑफ सेंटेंस, पोस्टपोन ऑफ एग्जीक्यूशन of death in case of appeal, of death in case of appeal। एक मिनट रुकना दोस्तों, माफी चाहूंगा दोस्तों, बीच में वीडियो रोकनी पड़ी थी। ठीक है, तो हम थे सेक्शन नंबर 455 पर। ये कहता है कि जो सेंटेंस उसको दी है ना डेथ पेनल्टी की, वो सेंटेंस क्या हो जाएगी, उसके एग्जीक्यूशन को जो है पोस्टपोन कर दिया जाएगा। मतलब कि वो डेथ सेंटेंस जो दी है वो क्या होगी, पोस्टपोन हो जाएगी। ऐसा नहीं है कि यदि जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील करने का उसका राइट था, आपने जो है उसके अपील करने से पहले ही उसको डेथ पेनल्टी दे दी। ठीक है, तो ऐसा नहीं होगा। वन को देखते हैं, वन क्या कहता है, वेयर ए पर्सन इज सेंटेंस टू डेथ बाय द हाई कोर्ट, जहां किसी व्यक्ति को जो है क्या दी जाती है, डेथ पेनल्टी दी जाती है। वेयर ए पर्सन टू सेंटेंस where a person is sentenced to death penalty by high court। ठीक है, वहां पर क्या होगा, and appeal from its judgment lie to the supreme court under subclause A or subclause B of clause 1 of the article 134 of the constitution। जहां पर जो है कोई अपील लाई होती है, किसके तहत कोई अपील जाती है सुप्रीम कोर्ट में, आर्टिकल 134 का यूज करते हुए, 34 के 1 का ए एंड बी का। ठीक है, ए एंड बी क्या बात करता है, ये अपील के बारे में बात करता है कि कोई भी व्यक्ति जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकता है आर्टिकल 134 के तहत। वन इसका ये कहता है कि यदि जो है हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को जो है क्या दे दी है, अपने रिवीजन या अपील के जो है ऑर्डर को पलटते हुए किसी व्यक्ति को डेथ पेनल्टी दे दी है, तब जो है उसके खिलाफ में, ऑर्डर के खिलाफ में जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। उसके बाद में बी क्या कहता है, इसका बी देखेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन खोल लेना और उसका 134 का बी। ठीक है, ए देखो, ए क्या कहता है, ए कहता है हैज एन अपील रिवर्स्ड और ऑर्डर ऑफ एक्यूटल ऑफ अक्यूज्ड पर्सन एंड सेंटेंस हिम टू डेथ। ये कहता है कि यदि जो है अपील में किसी ऑर्डर को रिवर्स कर दिया है और उसको जो है
अक्यूटल को डेथ पेनल्टी दे दी, जो अक्यूटल था उसको डेथ पेनल्टी दे दी है, तब जो होगा वो सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल कर सकता है। उसके बाद बी क्या कहता है, उस उच्च न्यायालय ने अपने अधिकार के अधीनस्थ किसी न्यायालय से किसी मामले को विचारण के लिए अपने पास मंगा लिया हो और ऐसे विचारण में अभियुक्त व्यक्ति को दोषी ठहरा कर उसको डेथ पेनल्टी दे दी। मतलब कि जो ट्रांसफर ऑफ पावर थी, सेक्शन नंबर 446 447 जब हम पढ़ रहे थे तो वहां पर हमने पढ़ा था कि ट्रांसफर ऑफ पावर जो होते क्रिमिनल कोर्ट्स की, सुप्रीम कोर्ट की, हाई कोर्ट की और कोर्ट ऑफ सेशन की, तो हाई कोर्ट ने जो है उन शक्तियों का प्रयोग करते हुए किसी केस का ट्रायल जो है अपने पास मंगवा लिया, खुद ट्रायल करते हुए उसको डेथ सेंटेंस दे दी, खुद ट्रायल करते हुए उसको डेथ सेंटेंस दे दी। तब भी जो होगा वो व्यक्ति हाई कोर्ट में जा सकता है, सॉरी सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और अपनी अपील फाइल कर सकता है। तो उसके पास ये राइट होगा, और जब तक कि वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा उसका अपील का राइट रहेगा, या फिर जब तक वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती, या फिर जब तक वो अपील का टाइम पीरियड समाप्त नहीं हो जाता, तब तक के लिए जो होगी क्या रहेगी, ये जो सेंटेंस रहेगी ना वो पोस्टपोन रहेगी, इसका एग्जीक्यूशन नहीं होगा। ठीक है, देखिए उसके बाद कहता है कि कोई भी अपील ये क्या हो जाएगी, पोस्टपोन हो जाएगी तब तक के लिए। ठीक है, पोस्टपोन हो जाएगी। उसके बाद कहता है कि कोई भी जो होगी ना ये डेथ सेंटेंस कब तक नहीं दी जाएगी, अंटिल, ठीक है, अंटिल कब तक नहीं दी जाएगी, फर्स्ट कहता है जब तक कि अपील टाइम पीरियड इज एक्सपायर्ड, जब तक कि अपील का जो टाइम पीरियड है वो समाप्त नहीं हो जाता, या फिर दूसरा, या फिर अपील जो है, जो अपील की थी वो डिसाइड नहीं हो जाती, यदि अपील डिसाइड कर दी और सेंटेंस जो है कंटिन्यू रखी है। ठीक है, उसके बाद में एक और क्या कहता है, अवधि समाप्त हो जाती है। हाँ ठीक है, ये दो ही कंडीशन है, यदि दोनों कंडीशन में है तभी आप जो है डेथ सेंटेंस दे सकते हैं। आपके पास पूरा मौका था अक्यूज के पास में, उसने जो है अपील नहीं किया, अपील का टाइम पीरियड समाप्त हो गया, तब जो है ये एग्जीक्यूशन जो होगा उसका होगा डेथ सेंटेंस का, और जो है यदि अपील डिसाइड हो गई है तो उसके बाद में जो होगा एग्जीक्यूशन होगा, तब तक के लिए जो है नहीं, अदरवाइज तब तक के लिए जो होगा पोस्टपोन रखी जाएगी। याद रखना सुप्रीम कोर्ट में अपील जाती है सेक्शन नंबर 100 आर्टिकल नंबर 134 के 1 एंड 2 सब क्लोज 1 के ए एंड बी में। ठीक है, ए जो ये कहता है कि अपने रिवीजन या अपील में जो है जो उसने ऑर्डर को ही उलट दिया, मतलब कि लोअर कोर्ट ने किसी को एक्यूटल किया था और हाई कोर्ट ने उसको डेथ पेनल्टी दे दी, या फिर जो है हाई कोर्ट ने अपने पास किसी का ट्रायल किया था, उसमें उस व्यक्ति को जो है डेथ पेनल्टी दी है, तब भी उसके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का राइट होगा और वो अपील फाइल कर सकता है। ये कहता है 455 का ए। उसके बाद आते हैं 455 का बी। ठीक है, 455 का सब क्लोज 2 क्या कहता है, सब क्लोज 2 भी यही कहता है कि जहां पर जो है किसी व्यक्ति को जो है हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दे दी है, ठीक है, हाई कोर्ट ने किसी व्यक्ति को क्या दे दी, डेथ सेंटेंस दे दी है, तो वहां पर उसके पास क्या राइट है, वहां पर क्या होगा, वो जो होगा जो उसको सजा दी हुई है वो पोस्टपोन हो जाएगा, उसका एग्जीक्यूशन तब तक नहीं होगा। उसके बाद क्या कहता है, एंड द पर्सन सेंटेंस मेक एन एप्लीकेशन टू द हाई कोर्ट और द ग्रांट ऑफ सर्टिफिकेट अंडर सेक्शन 132 सब क्लोज 3 ऑफ द क्लोज ए and article 134 of the constitution, the high court shall order of the execution of sentence to be postponed until such period dispose of the high court or if its certificate is grant of such application until the period allow the performing an appeal of such supreme court on the certificate has expired। ठीक है, एक बार इसमें आ जाएंगे 132 क्या कहता है और 34 क्या कहता है। देखिए, या तो जो है उसके खिलाफ जो है ये बात करता है कि किसी को जो है आपने किसी को डेथ पेनल्टी दे दी हाई कोर्ट ने, तो अब हाई कोर्ट के पास वो एक एप्लीकेशन लगा सकता है किसकी, या तो 134 के 1 के सी की। ठीक है, ये 1 का सी एक तरीके से सर्टिफिकेट होता है जिसमें हाई कोर्ट डिक्लेयर करता है कि हाँ ये जो मैटर है ये सुप्रीम कोर्ट में अपील के योग्य है। ठीक है, यदि जो है वो उसको सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है, सर्टिफिकेट दे देता है, हाई कोर्ट जो होता है अमूमन इन केसेस में दे देता है, सर्टिफिकेट ग्रांट कर देता है, तो उसके बाद में ही जो है अपील जाएगी सुप्रीम कोर्ट में, अपील सुप्रीम कोर्ट में लाए करेगी। या फिर इसमें 132 भी है। ठीक है, आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 132 या फिर 134 के 1 के सी में जो है उसको सर्टिफिकेट देगा और उसके बाद में जो है वो अपील फाइल कर सकेगा अपनी। अनटिल
ये तब तक के लिए तो जो है क्या रहेगा, पोस्टपोन रहेगा, ठीक है। जब तक अपील पेंडिंग रहे, जब तक अपील जो है पेंडिंग रहेगी सुप्रीम कोर्ट में, तब तक जो है वो पेंडिंग रहेगा, मतलब पोस्टपोन रहेगा जो वो सेंटेंस दी है, या फिर जो उसने एप्लीकेशन लगाई है कोई सर्टिफिकेट लेने के लिए, ये वाली सर्टिफिकेट लेने के लिए, ठीक है, जब तक वो एप्लीकेशन डिसाइड नहीं हो जाती तब तक भी जो है वो पोस्टपोन रहेगा। तो वो सजा दी कब जा सकती है, वो सजा किन कंडीशन में दी जा सकती है, अंटिल वो सजा जो होगी कब दी जा सकती है, पहला जो सर्टिफिकेट उसने मांगा था उसको जो है कैंसिल कर दिया उस एप्लीकेशन को, ठीक है, कैंसिल कर दिया उस एप्लीकेशन को, मतलब कि हाई कोर्ट ने जो है उसके सर्टिफिकेट ग्रांट करने की जो एप्लीकेशन थी उसको कैंसिल कर दिया, डिसमिस कर दिया, या फिर जो है उसको कैंसिल, उसको सर्टिफिकेट तो दे दिया गया लेकिन जो है वो करेक्ट टाइम पीरियड पर उसने अपील फाइल नहीं की और जो अपील का टाइम था वो एक्सपायर हो गया, ठीक है, अपील टाइम इज एक्सपायर्ड, तो उस कंडीशन में भी जो है उसको डेथ पेनल्टी दी जाएगी। याद रखना डेथ पेनल्टी जो है पोस्टपोन रहेगी जब तक कि वो उसके पास सुप्रीम कोर्ट में जाने का राइट है। सब क्लोज 2 ये कहता है, सब क्लोज 1 ये कहता था कि वो जो है 134 के ए और बी में जो है सुप्रीम कोर्ट जा सकता था, कोई दिक्कत नहीं है। सब क्लोज 2 ये कहता है कि वो जो है 134 के 1 के सी में सर्टिफिकेट प्राप्त करके जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करेगा। उसके बाद में 3 क्या कहता है, सब क्लोज 3, सब क्लोज 3 ये कहता है कि सेंटेंस जो रहेगी ना वो क्या रहेगी, वो पोस्टपोन ही रहेगी, और वो क्या करेगा, हाई कोर्ट से जो होगा एसएलसी लेकर, स्पेशल लीव पिटीशन लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में अपनी अपील फाइल करेगा, और जब तक वो अपील डिसाइड नहीं हो जाती ये क्या रहेगा, पोस्टपोन रहेगी सजा, ठीक है। तो इसमें 3 क्लोज था, याद रखना। पहले में 134 के 1 एंड ए एंड बी में जो है वो अपील में जाता है, उसके बाद सब क्लोज 2 आता है, सब क्लोज 2 में जो है वो 134 के सी में जो सर्टिफिकेट लेकर के जो है सुप्रीम कोर्ट में अपील फाइल करता है। उसके बाद में 3 कहता है कि वो एसएलपी के थ्रू भी जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है। एसएलपी होती है स्पेशल लीव पिटीशन, जो आर्टिकल 136 में दी जाती है, याद रखना, आर्टिकल 136 में। तो यहां पर जो है सेक्शन नंबर 455 भी कंप्लीट होता है। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 456, ये कहता है कम्यूटेशन ऑफ सेंटेंस ऑफ डेथ ऑन प्रेग्नेंट वोमेन, कि गर्भवती महिला को जो है मृत्यु दंडादेश नहीं दिया जाएगा, ठीक है। आप किसी गर्भवती महिला को डेथ पेनल्टी दे रहे हो तो इसका मतलब तो यह है कि जो उसके गर्भ में शिशु है, जो वो बच्चा है, उसको भी आपने डेथ पेनल्टी दे दी, जबकि उसकी कोई गलती या दोष उसका है नहीं। जहां पर जो है एक तरफ तो आप जो है भ्रूण हत्या को पाप मानते हो, मतलब गलत मानते हो, अगेंस्ट द लॉ मानते हो, दूसरी तरफ जो है आप किसी प्रेग्नेंट वोमेन को जो है डेथ पेनल्टी देते हो, या चाहे उस वोमेन ने कितना ही बड़ा कोई एक्ट क्यों ना किया हो, लॉ ये कहता है कि प्रेग्नेंट वोमेन को जो है आप डेथ पेनल्टी नहीं दे सकते। किस केस में कहा गया था ये बताओ, ये कहा था नलिनी वर्सेस राजीव गांधी एसोसिएशन में, ठीक है, नलिनी वर्सेस राजीव गांधी एसोसिएशन। नालिनी नाम की जो लड़की होती है, इसने किसकी डेथ की थी, राजीव गांधी की शायद से, तो इस केस में जो है इसको डेथ पेनल्टी दी जाती है। लेकिन जब बाद में पता चलता है कि ये जो वोमेन है ये क्या है, ये प्रेग्नेंट है, तो बाद में इसकी सजा को जो है लाइफ इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया जाता है। इसमें 2 रूल होते हैं, 2 रूल को कहते हैं कि इसको डेथ पेनल्टी तब तक दी जाएगी यदि जो है इसका चाइल्ड जो है बड़ा होने के बाद में क्या हो जाएगा, या तो जो है 5 ईयर प्लस का हो जाए, ठीक है। लेकिन इस रूल को अब नहीं माना जाता, अब सिर्फ ये है कि जो यदि कोई गर्भवती है तो उसको क्या दी जाएगी, उसको लाइफ इम्प्रिजनमेंट में उसको बदल दिया जाएगा डेथ पेनल्टी को। तो नलिनी वर्सेस राजीव गांधी एसोसिएशन, याद रखना इसको, ये केस था सेक्शन नंबर 456 में कि गर्भवती महिला को जो है डेथ पेनल्टी नहीं दी जाएगी किसी भी स्थिति में। उसके बाद 458 को आप लोग पढ़ लेना, ठीक है। उसके बाद में आते हैं 458, 460 आप पढ़ लेना खुद, मतलब सेक्शन सेक्शन याद रखना, इंपॉर्टेंट नहीं है ये इतने। उसके बाद आता है सेक्शन नंबर 461, वारंट ऑफ लेवी ऑफ फाइन, ठीक है, जुर्माना उद्ग्रहित करने के लिए वारंट। सेक्शन नंबर 461, 61 है ना, 461, ठीक है। ये क्या बात करता है, वारंट ऑफ लेवी ऑफ फाइन। किसी व्यक्ति से जो है जुर्माना उद्ग्रहित करना, ये कैसे, जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति को जो है क्या दिया, किसी कोर्ट ने जो है किसी व्यक्ति को फाइन लगाया, लेकिन वो जो है
फाइन नहीं पे करता है, फाइन पे ही नहीं करता, तो उसके बाद जो होगा कोर्ट जो होगा उसको फाइन की जो क्या करेगा, फाइन की रिकवरी करेगा उससे। रिकवरी किस तरीके से होगी, रिकवरी फॉलोइंग तरीके से, मतलब कैसे होगी, पहला रिकवरी होगी कोई यदि उसकी कोई मूवेबल प्रॉपर्टी है, ठीक है, मूवेबल प्रॉपर्टी उसकी कोई है अक्यूज की, जो ऑफेंडर है जिसपे फाइन लगाया गया था, उसको या तो अटैच करके, अटैचमेंट के थ्रू, या फिर जो है सेल करके, दोनों में से कैसे भी। और दूसरी दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन कहता है कि जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट होता है, डीएम को जो होगा एक वारंट इशू कर देगी कोर्ट कि आप जो है रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेक करके, ठीक है, रेवेन्यू रिकॉर्ड में चेक करके इसकी जितनी भी प्रॉपर्टी बनती है, चाहे वो मूवेबल हो या इमूवेबल हो, मूवेबल और इमूवेबल दोनों प्रॉपर्टी हो, जो भी प्रॉपर्टी जितना भी उसका फाइन बनता है उस उतनी प्रॉपर्टी को जो है उस पर फाइन लगा दिया जाए, उस प्रॉपर्टी को अटैच कर देंगे या फिर उसको सेल कर देंगे, सेल, सेल नहीं सेल, ठीक है। तो याद रखना दो कंडीशंस हैं कि रिकवरी किस तरीके से होगी, पहला जो वो प्रॉपर्टी है उसको जो क्या कर देंगे, अटैचमेंट ऑफ सेल कर देंगे। क्या है भाई, क्या दिक्कत है, रुक जाओ रुक जाओ। और दूसरी क्या है, या फिर जो होगी रेवेन्यू में, रेवेन्यू जो होता है डीएम को जो है एक वारंट इशू कर देंगे कि उसको ऑर्डर दे देंगे कि आप जो है इस व्यक्ति की प्रॉपर्टी चेक कीजिए और जो है इतने अमाउंट की जो है रिकवरी कीजिए। और डीएम जो होगा उसको किसको, फाइल को आगे ट्रांसफर कर देगा, किसको, जो डीएम होता है वो फाइल को ट्रांसफर करता है तहसीलदार के पास, तहसीलदार है नायब तहसीलदार के पास, और तहसीलदार जो होता है उस फाइल को किसको भेज देता है, पटवारी के पास, जिस जिस भी एरिया का पटवारी वो होगा, ठीक है, वो जो होगा उसकी चेक करेगा कि इसके नाम की कोई जमीन है या नहीं है, यदि कोई जमीन होती तो उसको वो अटैच कर देगा और रिकॉर्ड में चढ़ा करके एक रिपोर्ट बना करके तहसीलदार को दे देगा, उसके बाद में वो रिपोर्ट जो है कोर्ट में वापस चली जाएगी। ये जो है प्रोसीजर होता है यदि कोई फाइन पे नहीं करता है तो। अब इसके आगे क्या कहता है, 461, उसके बाद इतना इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है, छोड़ देना उस चीज को, ठीक है। 462 भी इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ देना। 63 64 छोड़ देना। उसके बाद आते हैं 65, वारंट कौन जारी करेगा, ये आप लोग इसमें भी कुछ नहीं है, देख लेना। उसके बाद हम आते हैं सेक्शन नंबर 467, 467। सेक्शन नंबर 467 ये क्या बात करता है, सेंटेंस ऑन ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस। ये कहता है ऐसे अपराधी को दंडादेश देना जो कि जो है किसी अन्य अपराध में पहले से ही दंडादेश भुगत रहा है, ठीक है। सेंटेंस ऑन ऑफेंडर, ऑफेंडर ऑलरेडी सेंटेंस फॉर अनदर ऑफेंस। देखिए इसको तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है वैसे ही, ठीक है, इसको मैं आपको बता देता हूं क्या कहता है। देखो जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति के खिलाफ जो है पहले स्टार्टिंग में कोई किसी ने 2-3 ऑफेंस किए, ठीक है, ए बी सी, किसी की यहाँ पर डेथ की, ठीक है, यहाँ पर किसी का रेप किया, यहाँ पर थेफ्ट किया, 3 जो है उसने किए, लेकिन जो है उसको पहले ऑफेंस में जिसने उसने डेथ किया था उसमें जो है उसको क्या मिल गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई, या फिर जो उसको 10 साल की सजा मिल गई, कोई भी मिल गई, ठीक है। जैसे मान लीजिए उसको 10 साल की सजा मिल गई और वो ऑलरेडी जेल में है, ठीक है, और वो अपनी सजा काट रहा है, लेकिन सजा काटने के बाद में जो है उसको रेप वाले ऑफेंस में जो है उसको डेथ पेनल्टी मिल गई, डेथ मिल गई या एलआई मिल गई, लाइफ इम्प्रिजनमेंट मिल गई मान लीजिए, ठीक है। और फिर बाद में उसको थेफ्ट में भी जो है कितने भी साल की, 2 साल 1 साल जितनी सजा मिल गई, तो अब जो है वो ऑलरेडी जेल में है वो बंदा, ठीक है। अब उसको बाद में पनिशमेंट मिलती है, जो बाद में जो पनिशमेंट मिलेंगी ना उसमें जो ऑर्डर होगा उसमें कोर्ट जो होगी साफ साफ ये चीज मेंशन करेगी कि ये जो सजा होगी उसकी लाइफ इम्प्रिजनमेंट की या फिर जितने भी साल की होगी, 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल, वो सजा जो होगी वो सजा इस 10 साल के साथ साथ चलेगी, या फिर जो है पहले ये 10 साल खत्म होंगे उसके बाद में जो होगी वो सजा चलेगी।
ठीक है। तो ये कोर्ट जो होगी अपने ऑर्डर में मेंशन करेगी कि यदि कोर्ट ये कहती है कि साथ साथ चलेंगी, दोनों साथ साथ चलेंगी, तो जो होगी ये 10 साल खत्म होने पर, जैसे मान लीजिए इसको यहाँ पर 10 साल मिली, जब तक ये 5 साल अपनी कोर्ट इसमें गुजार चुका था, आया समझ में? तो उसके बाद में 5 साल 10 साल की और कंटिन्यू रहेंगी, 5 साल साथ में चलेंगी, तो 10 साल ये और जेल में रहेगा। तो दोनों एक साथ में निमट जाएंगी। आया समझ में? एक बार दोबारा से आराम से समझा देता हूं, ठीक है। देखो, मान लीजिए कि ए एक व्यक्ति है, ए एक पर्सन है, इसको कोर्ट ने 10 साल की सजा दे दी, आप जो है 10 साल तक जेल में रहोगे किसी एक ऑफेंस में। अब इसने मान लीजिए दोबारा, जब तक इसका 1 साल ही खत्म हुआ था, जेल में था ये, और इसकी 9 साल की सजा जो थी वो पेंडिंग थी, ठीक है। और कोर्ट ने फिर इसको 10 साल की सजा दे दी। तो अब कोर्ट ने जब दोबारा इसको सजा दी है ना, तो कोर्ट इस चीज को पहले मेंशन कर देगा ऑर्डर में कि ये कंकरेंटली चलेंगी, कंसेक्यूटिवली चलेंगी, मतलब एक साथ चलेंगी या फिर जो है एक के बाद एक चलेंगी। तो कोर्ट इस चीज को मेंशन कर देगी। यदि कोर्ट ये कहती है कि ये एक के बाद एक चलेंगी, ठीक है, तो पहले ये 9 साल का टाइम पीरियड खत्म होगा, जैसे ये 9 साल खत्म होगा उसके बाद फिर से इसकी ये वाला टाइम पीरियड जो होगा ये स्टार्ट हो जाएगा। और यदि कोर्ट ये कहता है कि एक के साथ एक चलेंगी, तो ये दोनों साथ में चलेंगी। आया समझ में? 10 साल की, तो इसको 1 साल और एक्स्ट्रा भुगतना पड़ेगा। और यदि ये कह देता है कि नहीं भाई ये तो अलग अलग ही चलेंगी, एक के बाद एक कंटिन्यूअसली होती रहेंगी, उसके बाद सेकंड ये कहता है, मान लीजिए किसी व्यक्ति को पहले ही लाइफ इंप्रिजनमेंट मिल चुकी है, ठीक है, और फिर अनदर ऑफेंस में भी उसको क्या मिल जाती है? लाइफ इंप्रिजनमेंट। तो उस कंडीशन में चाहे ऑर्डर में लिखा हो या ना लिखा हो, ये दोनों पनिशमेंट जो होंगी ना एक साथ चलेंगी, क्योंकि लाइफ इंप्रिजनमेंट में जो है ये एक साथ ही चलेंगी, क्योंकि लाइफ तो उसकी एक ही है भाइयों। आजीवन कारावास जो है आपने उसको दे दिया, उसके उससे भी फालतू आप उसको क्या दोगे? तो उस कंडीशन में जो होंगी ये दोनों एक साथ चलेंगी, चाहे ऑर्डर में कुछ भी मेंशन हो फिर, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। मैं तेज तो नहीं बोलता हूं ना, मतलब ज्यादा तेज तो नहीं बोल जाता, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि मैंने 20-25 मिनट में जो है काफी ज्यादा सेक्शंस करवा दिए। तो कहीं ऐसा ना हो रहा हो कि मैं जो है थोड़ा तेज बोल रहा हूं, जिसकी वजह से जो है अभी देखो 27 मिनट्स हुई है और मैंने तकरीबन तकरीबन कितने सेक्शन करवा दिए? 453 से 467 पे आ गया मैं। 14-15 सेक्शन करवा दिए। अब आते हैं 467 के बाद 68, अभियुक्त द्वारा भोगी गई या निरोध की गई अवधि के कारावास के दंडादेश के विरुद्ध मुजरा किया जाना, पीरियड ऑफ डिटेंशन। देखो 468 को लिखने की भी जरूरत नहीं है, सेट ऑफ की बात करता है। जब आपने सीपीसी में पढ़ा होगा, ऑर्डर 8 पर जब आप पढ़ते हैं तो वहां पर भी सेट ऑफ आता है। तो सेट ऑफ ये क्या कहता है? देखिए, इन्वेस्टिगेशन, ट्रायल, इंक्वायरी, यही तो 3 स्टेज होती हैं, ठीक है। यही 3 स्टेज होते हैं किसी भी केस में, या फिर जो मान लीजिए अपील में भी मान लीजिए आप, ठीक है। ये भी और बताइए, अपील में इन 3-4 के दौरान जो है कोई व्यक्ति जो है क्या रहा, ऑलरेडी जो है 4 साल जेल में हो गया, मतलब कि उसका जो है वो जब तक ट्रायल चलता रहा 4 साल तक, वो 4 साल से जेल में ही था, ठीक है। और 4 साल बाद जब वो जेल में था, 4 साल बाद उसको ऑर्डर आया कि ट्रायल के दौरान जो लास्ट जजमेंट आई, फाइनल ऑर्डर आया, उसमें इस व्यक्ति को कहा कि आपको जो है 10 साल की सजा दी गई है, ठीक है। तो अब ऐसा नहीं है कि 10 साल की सजा जो होगी उस ऑर्डर की डेट से उसको दी जाएगी, नहीं, उस डेट से नहीं दी जाएगी। ऑर्डर की सजा जो होगी वो उस डेट से काउंट होगी जिस डेट से जो है वो जेल में था। मतलब कि यदि वो 4 साल जेल में रहा है तो 10 साल में से 4 साल को माइनस कर देंगे और उसको 6 साल की सजा मिलेगी। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी वो 4 साल जेल में ही तो था, तो वो सजा ही तो काट रहा था। अब ये चाहे 2 साल की मिले, 4 साल की मिले, 10 साल की मिले, ऐसे कम नहीं मिलती, बड़े ऑफेंसेस में ही जेल में रखते हैं, ये आप लोगों को भी पता है। तो ये बात करता है सेट ऑफ की, मतलब जितने टाइम पीरियड में जेल में रहा, उसके बाद में मेरा मतलब फाइनल ऑर्डर आ गया, मेरे को जो है कोई पेनल्टी लगा दी या फिर कोई सेंटेंस दी 10 साल की, 20 साल की, 15 साल की, उसमें से उस सेंटेंस को जो है माइनस कर देगा जितना टाइम पीरियड मैंने जेल में बिताया था। तो ये कहता है सेक्शन नंबर 468, सेट ऑफ की बात करता है, सेट ऑफ से याद रख लेना। 489 सेविंग्स को आप पढ़ना, 470 को आप पढ़ना, 471 को आप पढ़ना। अब हम आते हैं 472 पे, मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंस केसेस। पहली बात कि मर्सी पिटीशन किन केसेस में फाइल की जाएगी? तो डेथ सेंटेंस के केसेस में ही जो है मर्सी पिटीशन फाइल की जाएगी, ठीक है। सेक्शन नंबर 472 याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। पहले नहीं था ये शायद से, अब जोड़ा गया है ये नया।
और बता देना आप लोग यदि पहले भी हो तो, बट पहले मेरी नजरों में आया नहीं था, ये न्यू ही जोड़ा गया है। ये बात करता है मर्सी पिटीशन इन डेथ सेंटेंस केसेस, एक कन्विक्ट अंडर द सेंटेंस ऑफ डेथ, ठीक है, हिज लीगल हेयर और एनी अदर रिलेटिव में, इफ ही हैज नॉट ऑलरेडी सबमिटेड मर्सी पिटीशन ऑफ सॉरी ए पिटीशन फॉर मर्सी। ये कहता है कि यदि किसी व्यक्ति को जो है डेथ पेनल्टी दी गई है, ठीक है, और उस व्यक्ति ने या फिर उसके अल्लास ने या फिर किसी अदर रिलेटिव ने जो है क्या नहीं दिया है, कोई मर्सी पिटीशन फाइल नहीं की है, तो उसके बाद कहता है फाइल ए मर्सी पिटीशन बिफोर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया अंडर आर्टिकल 72 और गवर्नर ऑफ द स्टेट अंडर आर्टिकल 161 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये कहता है कि आप जो है उसके लिए क्या कर सकते हैं, एक मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हैं। मर्सी पिटीशन किसके पास में, आर्टिकल 61 में जो है किसके पास, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, और 161 में आप किसके पास, सॉरी 71 में है ना, 72 में है, सॉरी 161 में तो ये है 72, और दूसरी मर्सी पिटीशन आप किसके पास फाइल कर सकते हैं, 161 में गवर्नर के पास, ठीक है, स्टेट का जो गवर्नर होता है ना, गवर्नर के पास जो है आप मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हो। किन केसेस में, ओनली डेथ के केसेस में, याद रखना, डेथ केसेस में ही आप जो है मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हो। उसके बाद कहता है ऐसी तारीख से 30 दिन की अवधि के भीतर, तो अब बात ये आती है कि कब से ये जो होगी मर्सी पिटीशन हम फाइल करेंगे, विद इन ए पीरियड ऑफ 30 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ विच द सुपरिंटेंडेंट ऑफ द जेल, तो 30 दिनों की अवधि के भीतर, 30 डेज के अंदर, कौन से 30 डेज होंगे, कब से काउंट होंगे ये 30 डेज, 30 डेज कब से काउंट होंगे, ये मैं अब बताता हूं आपको कब से काउंट होंगे। उच्चतम न्यायालय द्वारा अपील पुनर्वलोकन विशेष इजाजत अपील के निरस्त करने के बारे में उसको सूचित किया जाता है। तो मतलब कि यदि जो है सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया था, अपील डिसाइड की थी, अपील रिवीजन एसएलपी, ठीक है, इसको डिसाइड करने की डेट से जो है इसको, जब इसको इन्फॉर्म किया था, जब ये अपील डिसाइड हो गई थी और जिस डेट को इसको इन्फॉर्म किया था ना, मतलब कि मान लीजिए इसकी अपील डिसाइड हो गई 4 तारीख 10/2025 को, ठीक है, लेकिन जो है इसको इन्फॉर्म कब किया गया, इसको इन्फॉर्म किया गया 7/10/2025 को, तो उस कंडीशन में जो होगी वो टाइम पीरियड 30 डेज का जो टाइम पीरियड होगा वो 7 तारीख से काउंट होगा। क्यों, क्योंकि इसको इन्फॉर्म जो है 7 तारीख को किया गया था, ना कि 4 तारीख को। 4 तारीख को सिर्फ ऑर्डर आया था, आया समझ में, वैसे तो उसी डेट को जो है उसको इन्फॉर्म कर देते हैं, इतना टाइम नहीं लगाते। उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या कहती है, सेकंड कंडीशन कहती है उच्च न्यायालय द्वारा मृत्यु दंडादेश की पुष्टि करने की तारीख के बारे में उच्चतम न्यायालय में कोई अपील विशेष इजाजत याचिका अवधि समाप्त हो गई हो सूचित किया जाएगा। मतलब कि आपके पास सेकंड ऑप्शन ये था कि आपको हाई कोर्ट ने डेथ पेनल्टी दी, ठीक है, आप एसएलपी लेकर के या फिर अपील में जा सकते थे किसी भी तरीके से, लेकिन आप अपील में नहीं गए और आपका अपील का टाइम पीरियड खत्म हो गया। तो अपील का टाइम पीरियड खत्म होने के बाद में अक्यूज्ड को एक इंफॉर्मेशन जाती है कि आपका जो है अपील का टाइम पीरियड खत्म हो गया है, अब आपको जो है ये डेथ पेनल्टी दी जाएगी। तो जिस डेट को उसको इन्फॉर्म किया जाएगा ना, यहां पर भी उसी डेट से ये 30 डेज काउंट होंगे, ठीक है। तो ये डेट जो होती है वो इन्फॉर्म की डेट से काउंट होती है, याद रखना इस चीज को, डेट ऑफ ऑर्डर से कभी भी काउंट नहीं होती है, इन्फॉर्म करने की डेट से काउंट होता है। इस पे गलती कर जाते हैं बच्चे, तो इस चीज को स्पेशली याद रखना, ठीक है। 30 डेज कब से काउंट होंगे, मैंने दोनों कंडीशन बता दी हैं, और मर्सी पिटीशन भी फाइल कर सकते हैं। अब उसके बाद आते हैं सब क्लोज 2 पर, सब क्लोज 2 ही है ना, सब क्लोज 2, द पिटीशन अंडर सब सेक्शन 1 में इनिशियली बी मेड to the governor and the rejection of disposal of the governor, the petition shall be made to the president within the period of 60 days from the date of rejection of the disposal of such petition। तो ये कहता है कि पहले जो पिटीशन फाइल की जाएगी ना, आप ये नहीं कि डायरेक्ट आप सुप्रीम कोर्ट सॉरी डायरेक्ट आप प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को पिटीशन फाइल कर दो, नहीं, पहले मर्सी पिटीशन किसके पास जाएगी, मर्सी पिटीशन किसके पास जाएगी, गवर्नर के पास, ठीक है। और गवर्नर ने या तो जो उसको दो ही काम करेंगे, एक्सेप्ट कर लिया, एक्सेप्ट कर दिया तो ठीक ठीक है, ये रिजेक्ट कर दिया, रिजेक्ट की कंडीशन में जो होगी, रिजेक्ट करने के 60 डेज के अंदर अंदर, 60 डेज के अंदर अंदर क्या करेगा वो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, POI लिख दे रहा हूं मैं, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जो है मर्सी पिटीशन फाइल करेगा, पहले गवर्नर को जाएगी फिर प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को जाएगी, ये कहता है सब क्लोज 2।
उसके बाद सब क्लोज 3 क्या कहता है? सब क्लोज 3 कहता है कि जो जेल का सुपरिंटेंडेंट होगा ना, वो एक पिटीशन जो किसको भेजेगा? स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट को, ठीक है, वो भेज देगा। उसके बाद में फोर्थ कहता है कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होगी वो ऐसी याचिका पर जो उसको रिसीव हुई है, 3 में जो उसको रिसीव हुई है कोई याचिका, मर्सी पिटीशन उसको रिसीव हुई है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट उस पर स्टेट की राय मांगेगी कि आप बताइए स्टेट गवर्नमेंट की, ठीक है, उससे एक जो होगी क्या मांगेगी? सरकार से उसकी राय मांगेगी कि आप बताइए कि इस व्यक्ति को छोड़ना चाहिए नहीं छोड़ना चाहिए। उसके बाद याचिका पर विचार करेगी तथा राज्य सरकार के टिप्पणी और जेल अधीक्षक से अभिलेखों की प्राप्ति की तारीख से 60 दिन की अवधि के भीतर जैसा शीघ्र राष्ट्रपति की सिफारिश को भेज देगी। और जो होगी स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश मिलने के बाद, जरूरी नहीं है स्टेट गवर्नमेंट की सिफारिश मानने के लिए बाउंड नहीं है सेंट्रल गवर्नमेंट, उसके बाद में 60 डेज के अंदर अंदर विद इन 60 डेज में इसको प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास भेज देगी और वो जो है उसका या तो रिजेक्ट कर लेगा या फिर एक्सेप्ट कर देगा। उसके बाद आता है सब क्लोज 5। सब क्लोज 5 क्या कहता है? राष्ट्रपति दया याचिका पर विचार और उसका निपटारा कर सकेगा और किसी मामले में यदि एक से अधिक सिद्ध दोष हैं तो याचिकाएं न्याय हित में एक साथ राष्ट्रपति द्वारा विनिश्चित की जाएंगी। मतलब कि यदि किसी की जो है एक से ज्यादा पेनल्टी ऑफेंस थे तो उनकी सारी जो एक साथ ही उनकी पिटीशन भेज दी जाएगी। ऐसा नहीं कि एक ऑफेंस के लिए आप अलग भेज रहे हो, दूसरे के लिए अलग भेज रहे हो, आप सारी की जो है एक साथ भेज दोगे। और जो होगा 6 कहता है कि राष्ट्रपति का कोई भी ऑर्डर हो, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने या तो उसको एक्सेप्ट कर लिया हो या रिजेक्ट कर लिया, कोई भी ऑर्डर हो 48 आवर्स के अंदर, मतलब कि 2 दिन लगा लीजिए, 48 आवर्स के अंदर जो होगा उसको अक्यूज को उस चीज के इन्फॉर्म कर देगा कि आपकी मर्सी पिटीशन को जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया ने एक्सेप्ट कर लिया या फिर जो है रिजेक्ट कर दिया है। और उसके बाद बात करते हैं कि सेक्शन नंबर 72 आर्टिकल 72 और आर्टिकल 161 का प्रयोग कब किया जाएगा? जब जो है न्यायालय में अपील का, ठीक है, अपील का ऑप्शन जो है उसके पास समाप्त हो गया हो और न्यायालय में कोई जांच जो है उसकी पेंडिंग नहीं रही हो या फिर कोई भी अपील वगैरह कोई पेंडिंग नहीं हो, तब जो होगा उसके बाद ही आप जो है मर्सी पिटीशन फाइल कर सकते हो, उससे पहले आप मर्सी पिटीशन फाइल नहीं कर सकते। तो ये थे इसमें 7 क्लोज, इसको याद रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं 72 में। आई होप आप लोगों को जो है ये समझ में आ गया होगा। मेरे गला सूख गया बोलते बोलते यार, पर पता नहीं आप लोगों को समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट करोगे कोई तो जरूर बताना कि आप लोगों को जो है वीडियो अच्छी लग रही है या फिर कैसी है। उसके बाद में 473 को आप लोग देख लेना, ठीक है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट जो होगी उसको कम कर सकती है। इतना पूछा नहीं जाता, इस वजह से मैं इसको ज्यादा पढ़ा नहीं रहा। उसके बाद आता है कि सेक्शन नंबर 474 बात करता है पावर ऑफ कम्यूट सेंटेंस, सेंटेंस को जो होती है कम करने की शक्ति के बारे में बात करता है कि जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट का यूज किया गया। अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों ही आ जाती है, ठीक है, कोई भी आ सकती है इनमें। ये कहता है कि मैं सीधा डायरेक्ट आपको बता देता हूं कितनी सेंटेंस को कितने में बदला जा सकता है। देखिए डेथ सेंटेंस को, ठीक है, डेथ को एलआई में बदला जाएगा। यदि कोई कम्यूट करने पे आ रही है सरकार किसी को जो है दंडादेश को जो है और किसी के कंसेंट के बिना, याद रखना विदाउट द कंसेंट ऑफ अक्यूज्ड, ये विदाउट कंसेंट होता है, इसमें कंसेंट की जरूरत नहीं होती, याद रखना। और एलआई को कितने में कर सकती है? मे बी 7 साल का है, 14 साल का है, 7 का ही है एलआई को, 7 ईयर्स तक, ठीक है। उसके बाद 7 ईयर्स की जो पनिशमेंट है उसको कितने में कर सकती है? उसको कारावास की ऐसी अवधि जो 3 वर्ष से कम न हो, उसको 3 ईयर्स तक, और जो 3 ईयर्स से कम है उसको कर सकती है फाइन पे, 7 वर्ष से कम के कारावास। 1 मिनट, 7 ईयर प्लस के है सॉरी, और ये 7 ईयर के कम, ठीक है, इसको कितने में कर सकती है? 7 ईयर से कम जो है इसको फाइन में बदल सकती है, ठीक है। उसके बाद कठिन कारावास को साधारण कारावास में, जो रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट है, रिग्रेस को इम्प्रिजनमेंट को किस में बदल सकती है? सिंपल में, या फिर उसको तो छोड़ भी सकती है। तो ये 5 हैं, याद रखना। डेथ पेनल्टी को एलआई में, एलआई को 7 ईयर में, 7 ईयर प्लस की जो सजा है या फिर 7 ईयर से प्लस में तो 10 साल की, 11 साल 12 साल, तो उसको 3 साल में, और 7 ईयर से कम की है तो उसको फाइन में, और रिग्रेस इम्प्रिजनमेंट को सिंपल में जो है कन्वर्ट कर सकती है अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। तो यहां पर जो है
इतना ही जो है ये इंपॉर्टेंट था पढ़ाने के लिए। कुछ मामलों में छूट या लघुकरण की शक्ति पर निर्बंधन, इसको आप पढ़ लेना। 474 भी आप पढ़ लेना, 75 भी आप पढ़ लेना सुपरफिशियली, ठीक है। 75 को, 77 को। तो यहां पर जो है आपका चैप्टर नंबर 34 जितने भी इंपॉर्टेंट सेक्शन थे ना वो मैंने आप लोगों को पढ़ा दिए हैं, ठीक है। उसके बाद में जो बाकी के जो सेक्शंस हैं जो मैंने बताए हैं वो सिर्फ सेक्शन के ही हिसाब से इंपॉर्टेंट है, मतलब प्री में सेक्शन बेस्ड पूछ लेते हैं, अंदर से उसमें कुछ नहीं आता ऐसा। जो अंदर से आने वाला था वो मैंने आपको बता दिया है, उसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना। तो आप लोगों को वीडियो कैसी लग रही है अभी तक जो है? एक भाई का कमेंट आया था कि सर वीडियो में जो है कुछ ब्लर ब्लर हो जाता है बीच में। भाई वो तब होता है जब मैं जैसे साइड में हट जाता हूँ तो कैमरा जो होता है ना वो फोकस करता है चेहरे पर। अब जब कैमरे को कोई फेस दिखाई नहीं देता तो यहाँ से जो है वो ब्लर हो जाता है, तो वो इस वजह से ब्लर होता है, ठीक है। कोशिश करेंगे इसको भी ठीक करने की कि ना हो। तो आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छी लगेगी। वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।